नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक तमिल उपन्यास का अनुवाद लेकर मैं आया हूं। ये तमिल का पहला दलित उपन्यास कहा जा सकता है, जहां तक मेरी जानकारी है। द ग्रिप ऑफ चेंज। खास बात यह है कि उपन्यास एक महिला का लिखा हुआ है, यानी दलित स्त्रीवाद का एक पक्ष आपको इस उपन्यास में मिलेगा। उपन्यासकार हैं पी शिवकामी। मूल उपन्यास दलित उन्होंने तमिल में ही लिखा, खुद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और जो सबसे खास बात है कि उपन्यास उन्होंने 29 साल की उम्र में लिखा था। 10 साल बाद इसकी भूमिका में लिखती हैं कि जब उन्होंने इसको पढ़ा तो उनको लगा कि ये तो 17 साल की लड़की का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने इसके साथ एक व्याख्या जोड़ी, ऑथर्स नोट, लेखक की टिप्पणी। वो अपने आप में उपन्यास का हिस्सा होते हुए भी उपन्यास के आलोचनात्मक पहलुओं की बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदा पड़ताल करती है। ये चीज इस उपन्यास को विशिष्ट बनाती है और हमारे देखने के ढंग को भी, कि हम किसी ऐसे उपन्यास को जिसमें दलित जीवन, दलित स्त्रियां, एक पूरा ऐसा गांव जो हम सबसे दूर है। मेरे लिए मुश्किल ये भी हुई थी कि तमिल नाम, तमिल गांवों के नाम, तमिल में जो जातियां हैं जिनसे मेरा बिल्कुल अपरिचय है, उन सब के बीच मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा था। तो ये जो ऑथर्स नोट है वो ये बताता है कि आप इस उपन्यास को कैसे पढ़ें। आलोचना उपन्यास के भीतर ही है और उपन्यास का हिस्सा भी है। ये उपन्यास की बेहद खास बात है, जो शायद मुझे ऐसा प्रयोग, अनूठा प्रयोग लगती है, जो शायद किसी दूसरे उपन्यास में अभी तक मेरी स्मृति में नहीं है। खैर, द ग्रिप ऑफ चेंज नाम का उपन्यास जो है, एक जो इसका नायक कह सकते हैं या मुख्य किरदार, वो काथु मूर्तु है। कथा मूर्तु, माफ करेंगे, कथा मूर्तु उसका नाम है मुख्य किरदार का। मुझे कई बार इसको याद करता हूं और भूल जाता हूं। कथा मूर्तु एक दलित है, लेकिन वो कोई पिटा हुआ दलित उस तरह से नहीं, वो जागरूक है। वो एमएलए भी रह चुका है। वो अपने यहाँ थोड़ी बहुत चुनाव लड़ने की उम्मीद भी आने वाले दिनों में करता है। पंचायत का भी अध्यक्ष रह चुका है और उसकी दबंगई भी थोड़ी बहुत चलती है अपने समाज में और समाज के बाहर भी। लेकिन इस सब के बावजूद उसका जो परिवार है वो बिल्कुल उसके मर्दवाद का मारा परिवार है। उसकी 2 पत्नियां हैं, एक नागमणि उसकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी का नाम भी थोड़ा अजीब है, कनागावल्ली। अजीब मेरे लिए, क्योंकि मैं तमिल की नामावलियों से बिल्कुल अपरिचित रहता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा नाम लेना बार बार मुश्किल काम है। तो कनागावल्ली जो है उनकी दूसरी पत्नी है। बच्चे भी हैं। एक बच्ची उसमें है गौरी, जो स्कूल जाती है और जो पाती है कि पिता उसको बहुत डांटते फटकारते हैं, कुछ न करने के लिए कोसते भी हैं, पिटाई भी करते हैं और उसके थोड़ा बहुत सजने संवरने पे तीखी टिप्पणी भी करते हैं। लेकिन किसी भी तरह उसकी पढ़ाई का सामान जुटाते रहते हैं, उसको स्कूल भेजते रहते हैं। तो जो कथा का मुख्य किरदार है, उपन्यास शुरू होता है कि परिवार सुबह बिल्कुल 4 बजे वो जो कथा मूर्तु है उठ जाते हैं। वो उठते हैं और अचानक उनको अपने बरामदे में किसी के रोने की आवाज, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सब लोग बाहर निकलते हैं तो एक महिला थंगम नाम की, जो खुद दलित है, वो वहां रो रही है, बड़ी बुरी तरह घायल, जख्मी। किसी ने उसकी भयानक पिटाई की है रात भर, कुछ लोगों ने। ये पता करते हैं, पता चलता है कि वो एक जमींदार की, जो जाहिर है कि ऊंची जाति का है, उसके खेत में काम करती थी। उस जमींदार ने उससे संबंध बनाए और उस संबंध की भनक जमींदार के परिवार को लग गई। तो परिवार ने, जमींदार की पत्नी ने, उसके भाइयों ने मिलके
जमींदार को कोई सजा नहीं दी, इस औरत की भयानक पिटाई की, वो मरते मरते बची है। अब ये जो हमारा नायक है कथामूर्तु, वो बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा। वो उसको अपनी पत्नियों को कहता है कि इसके खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था करो, इसको मैं अस्पताल भी भिजवाऊंगा और इसका केस भी करूंगा। वो उसको लेके कचहरी भी थाने भी जाता है, वो अस्पताल भी पहुंचता है, वो उसकी लड़ाई शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि थंगम को वो अपने घर में रखने लगा है, और थंगम के इस ये कहने के बावजूद कि तुम मेरे भाई जैसे हो, वो उसको रिश्ता बनाने को मजबूर करता है। दो पत्नियों के रहने के बाद भी वो इस तीसरी महिला के साथ संबंध बनाता है, उसको भी एक तरह से परिवार में रख लेता है। परिवार की स्त्रियां बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं पाती हैं, वो पति के हाथ कई बार पिट भी जाती हैं, लेकिन अंततः वो धीरे धीरे एक बहनापा, तरह तरह की चिढ़ से भरा, शिकायतों से भरा ही बहनापा आपस में विकसित करने को मजबूर हैं। ये सारी कहानी गौरी देख रही है। अच्छा, कहानी के भीतर कई उपकथाएं भी डाल दी हैं पीशू कामी ने। यानी जब वो पंचायत बैठ रही है थंगम के मामले को लेकर, तो किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, कैसे मुआवजा तय हो रहा है, वहां अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिड कास्ट, सबके बीच के झगड़े हैं, सबके टकराव हैं, सबकी राजनीति है। और पता चलता है कि अपर कास्ट अगर लोअर कास्ट को टॉर्चर कर रहा है, लोअर कास्ट उससे भी लोअर कास्ट को टॉर्चर कर रहा है। तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की जटिलता है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की विडंबना है, जो आयरनी है, वो इस उपन्यास में बड़े करीने से उभर के आती है। और आप, एक तो बहुत पठनीय उपन्यास है, कहानी लगातार आपको बांधे रखती है और उत्पीड़न के तरह तरह के रूपों से आपका परिचय कराती है, और पता चलता है कि किस तरह इस सामाजिक उत्पीड़न, इस सामाजिक भेदभाव के चलते हमारा समाज लगातार पीछे जा रहा है। यहाँ स्त्री पुरुष की बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं है, जातियों की बराबरी का भी सवाल नहीं है, वो प्रेम की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये सारा उपन्यास अंततः आप ध्यान से देखें, उपन्यास के अंत में दो टिप्पणियां भी शामिल हैं। एक मीनाकंडा स्वामी की टिप्पणी है जो इस बात को रेखांकित करती कि असल में उपन्यास स्त्री देह के आसपास केंद्रित है। वो जो बिल्कुल पहले ही दृश्य में वो थंगम की पिटी हुई घायल कराहती देह है, तरह तरह के जख्मों के निशान, वो एक बड़ा प्रतीक है। उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, हर तरह का उत्पीड़न उसका होता है। वो विधवा है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो उसके देवर लोग उसको जमीन से भी वंचित कर देते हैं। जो खेत उसको मिल सकते थे वो खेत उसको नहीं मिल पाते हैं। जो मुआवजा उसको मिलता है वो ये पुरुष रख लेता है जो उसकी मदद कर रहा है। तो कैसे स्त्री देह के चारों ओर एक पूरी सामाजिक व्यवस्था शोषण की, उत्पीड़न की, दमन की बना दी गई है, विकसित हो गई है, इस बात को ये उपन्यास बड़े करीने से खोलता है। लेकिन जहां उपन्यास खत्म होता है, लेखिका की कोशिश ये है कि वो कोई रास्ता निकाले, जो उसने अब तक के अपनी साहित्यिक समझ से ये समझ विकसित की है कि उपन्यास एक सिरे से बढ़ना चाहिए और उसका एक पॉजिटिव अंत होना चाहिए। ये अंत क्या है? उसको लगता है कि नई पीढ़ी बदल रही है, जो पुरानी एक दूसरे से चिढ़ने वाली जातियां हैं, उनके सामाजिक सरोकार, उनके आर्थिक सरोकार उनको जोड़ रहे हैं। वो चंद्रन नाम के एक और नायक को लाती है जो तमाम मजदूरों को, आसपास काम करने वाले कामगारों को जोड़ता है और अपनी शादी में सबको न्योता देता है। ये जो पुराना कथा का मुख्य चरित्र है, कथा मुत्तु, वो धीरे धीरे पीछे हटता जाता है, कमजोर पड़ता जाता है। अंत में उसकी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी, उसकी बेटी भी उससे चिढ़ी रहती है। उपन्यास कहीं इसी आसपास खत्म होता है। लेकिन इसके बाद जो कथा, जो ऑथर्स नोट शुरू होता है, वो अचानक एक नई कहानी की तरह हमारे सामने आता है। वो कहानी क्या है?
पता चलता है कि जो गौरी छोटी बच्ची थी, जो उस घर में थी, वो सारी चीजों की मूक दर्शक है। उसके बारे में उपन्यास में ज्यादा नहीं है, लेकिन अचानक हम पाते हैं कि असल में वही इस उपन्यास की लेखिका है। ये शिवकामी जो है, पी शिवकामी, वही है जो पढ़ लिख कर आईएएस हो गई हैं, और सारा परिवार उनसे तरह तरह की अपेक्षाएं भी पाले हुए है, और ये उनकी मदद में लगी भी हुई हैं। लेकिन वो इस पूरे उपन्यास में कहती हैं कि जो मैंने लिखा है क्या वही सच है। वो प्रूव करती हैं एक तरह से, वो एक एक किरदार को, कि गौरी कौन सी कहानी सुना रही है। क्या वो सिर्फ अपना पक्ष रख रही है, अपने उस पिता का नहीं, जिसने कई तरह के उत्पीड़न झेले। जब पहली बार वो तहसीलदार बना, तो उसकी दूसरे तहसीलदार ने, जो अपर कास्ट का था, उसका बहुत अपमान किया, उसको कुर्सी पे बैठने नहीं दिया। फिर ये आता है अपने एक साथी की, उसका कहता है कि चलो उसको मारते हैं जूते। वो जाके जबरन अपनी ताकत दिखाता है। तब जाके उसको समझ में आता है कि इस लोकतंत्र के खेल में, इस सामाजिक कार्य व्यापार में, जब तक वो नियमों पे चलेगा, उसका कुछ नहीं होगा। तो यहीं से वो ताकत की अहमियत समझता है, यहीं से वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। उसके भीतर एक ढिठाई भी पैदा होती है, अपनी जड़ मान्यताओं के लिए एक तर्क भी उसको मिलता जाता है। तो ये पूरा उपन्यास जो है, खासतौर पे इसका दूसरा दूसरा हिस्सा, वो अचानक हमारे लिए एक नई कथा खोल देता है। कैसे दलित उत्पीड़न की कथा लिखी जाए, और क्या एक उपन्यास को उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से काट के पढ़ा जा सकता है। क्या लेखिका लिखती कि मैं सितारों की खूबसूरती की बात कैसे कर सकती हूँ, जब आपको सुअरों के बीच का माहौल रचना हो। उपन्यास में एक लंबा दृश्य है जिसमें सुअर को पकड़ा जाता है, काटा जाता है, उसके अलग अलग हिस्से बांटे जाते हैं, और सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। लेकिन ये कहती है कि मैंने तो सुअर की जो गंध है, उसकी जो बदसूरती है, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। वो कैसे आपको उसके लिए यू विल हैव टू ईट द शिट, ये वाक्य है जो आपको झंझना सकता है। वो बोलती है कि पिता शराब पीते थे, पिता वेश्यागामी थे। इन सबको, उनकी इन बुराइयों को मैंने किन किन चीजों का आधार बनाया, मैं लगातार इसी पे फोकस क्यों करती रही। वो कहीं इसका बचाव नहीं करती कि सही है। वो एक बड़ी जटिल स्थिति रखती है, जिसमें एक जीवन की कहानी आप लेखन में क्या ठीक ठीक उसी तरह उतार सकते हैं जिस तरह वो जिया गया है। खास तौर पे जब वो दलित अनुभव की कथा हो, जिसको कहने वाली भाषा आपने विकसित ही न की हो अभी तक। तो ये उपन्यास जो है, दलित जीवन ही नहीं, दलित साहित्य के बारे में भी आपकी आंख खोल सकता है। आपको यह समझा सकता है कि दलित जीवन को, दलित समाज को, दलित साहित्य को किस तरह पढ़ें। ये पीयूष शिवकामी का उपन्यास द ग्रिप ऑफ चेंज, मैं चाहता हूं कि इसका हिंदी अनुवाद होता, क्योंकि मैं अपने कई मित्रों को याद कर रहा हूं जो निश्चय ही इसे पढ़ना चाहेंगे, और उनकी अंग्रेजी या उनकी तमिल इस लायक नहीं होगी कि इसको पढ़ सकें। ये कोई बुरी बात नहीं, हम सारी भाषाएं नहीं जानते हैं, हम सब अनुवादों में ही चीजों को पढ़ते हैं। मैंने भी मूल तमिल में इसको पढ़ा होता तो इसका शायद ज्यादा रस लिया होता, शायद उसकी ज्यादा बेहतर व्याख्या की होती। बल्कि मुझे अंग्रेजी में पढ़ते हुए जो स्थानीय शब्दों का जो खुलकर इस्तेमाल है, जो बिल्कुल ठीक है, उसको पढ़ते हुए थोड़ी मुश्किल भी आई। लेकिन इन सबके बावजूद उपन्यास का जो गहन यथार्थ है, उपन्यास का जो दलित बोध है, उपन्यास के भीतर जो क्रिटिकल आई है, जो आलोचनात्मक दृष्टि है, वो आपको देर तक बांधे रखती है, सोचने पर मजबूर करती है। तो आज इस उपन्यास के साथ मैं ये बात यहां खत्म करता हूं। शुक्रिया।